पाकिस्तान की पानी की सूरत हाल क्या है। हमने सुनने में ये आ रहा है कि जंगें तो ठीक है, कहा जा रहा है कि जंगें आने वाले दौर में पानी पर होंगी, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की जंगें पानी पर होंगी। आने वाले दौर में कहा जा रहा है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा देर नहीं है, नज़दीक ही है कि हम कहत साली की तरफ जा रहे हैं। हम कहत साली के हमारे इलाके तो जैसे वो थर देख लें, बहावलपुर के इलाके देख लें, ये कहत साली का पहले से शिकार है। सिचुएशन क्या है सर, सूरत हाल क्या है इस वक्त? देखिए, मैंने आपको पहले बताया है ना कि जब 1000 क्यूबिक मीटर पर कैप्टा पानी हो तो आप पानी के हवाले से वाटर स्केस्ट हो जाते हैं, यानी कि आपके मुल्क में पानी की कमी है। पाकिस्तान इस वक्त 930 पे पहुंच चुका है और अगर ये 900 तक चला गया तो फिर ये वाटर स्टार्व्ड हो जाएगा, यानी कि इसमें वो भूख आ जाएगी पानी की, और पानी जो है इस मुल्क में बहुत कम हो जाएगा। और फिर इसका एक नज़ारा सिर्फ आप साउथ अफ्रीका में केप टाउन का ही देख लें कि उस मुल्क में इस वक्त पानी के ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो पूरे दिन में अपने फ्लश जो है एक दफ़ा फ्लश करते हैं, जो नहाते हैं उस पानी को भी सेव करके फ्लश में इस्तेमाल करते हैं। सो ये वक्त अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे आए, मगर उसके लिए हमारी सारी कौम को आने वाले इलेक्शनों में जो इक़्तिदार में आएंगे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो बहुत ताकतवर है, हमारी सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त सबसे ताकतवर है, उनको ये ऑर्डर पास करने चाहिए और आर्मी के हवाले ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। फिर मैं देखता हूँ कौन सी लाश आती है, कौन आगे आता है, क्योंकि ये सबसे अहम प्रोजेक्ट है। ये किसी भी मोटरवे, किसी भी ऑरेंज ब्लैक ट्रेन से ये कालाबाग डैम ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा कि आपकी ज़राअत में नुकसान होगा, आपके पानी के रिजर्वायर में नुकसान होगा, आपके एनवायरनमेंट में नुकसान होगा। और ये बुनियादी ज़रूरत पानी है। बिजली तो आप बहुत से ज़राए से बना लेते हैं, मगर पानी आप किसी और ज़रिए से नहीं बना सकते। अल्लाह ताला ने आपको ग्लेशियर भी दिए हैं, बारिश भी दी है। कालाबाग डैम जो है वो बुनियादी तौर पे बारिशी डैम है। जब इसमें बारिश होती है तो ये इसमें पानी स्टोर होगा। अब बारिश होती है तो आपके मुल्क में हर दूसरे तीसरे दिन सैलाब आया होता है, ये सैलाब ख़त्म हो जाएंगे आपके और आपका पानी रेगुलेट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम अपने दरियाओं को सारे कलेक्ट करें। इतनी अमवात जो सैलाब के जरिए होती हैं, देखा 2010 में जो देखा गया कि एक शहरों के शहर उजाड़ दिए गए सैलाब की वजह से। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि 2-4 लाशें और भी गिर गई तो यही समझेंगे कि सैलाब में बह गई। डैम की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की कौम फेस कर रही है, कहत की तरफ जा रही है, फसलें पहले से फसलों का हाल बुरा है, किसान तंग है, अवाम तंग है और ज़राअत तंग है, इंडस्ट्री तंग है, बिजली भी नहीं है, एनर्जी का बहरान है। हर एक बहरान यानी कि छोटे से 1-2 लोगों के रोकने की वजह से ये सारे बहरानों का सामना एक कौम को करना पड़ता है। देखिए, अब के मिसाल ले लें कि बलूचिस्तान असम्बली में कहा कि ये इलेक्शन 1 महीना पोस्टपोन कर दो और असम्बली ने वो करारदाद पास कर दी, मगर किसी ने उसकी परवाह ही नहीं की है। ये करारदादें की किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ लीडरशिप को यही देखना है कि आया ये डैम और बाकी के सब डैम हमारे मुल्क के लिए बेहतर हैं कि नहीं हैं। आपने जिक्र किया, अगर दीजिए तो मैं एक मिसाल अक्सर दिया करता हूँ और आज मैं आपके तवज्जो से भी देना चाहता हूँ कि जब एक बच्चा बीमार हो जाए और वो टीका ना लगवाए, वो दवाई ना खाए, तो फिर आप क्या कहते हैं? ठीक है, ना खाए। पेरेंट्स जो होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो बच्चे को पकड़ के रोते हुए को भी टीका लगा देते हैं। तो ये अगर कुछ 2-4 लोग रो रहे हैं तो उनको रोने दें, आप फिर भी इस कौम के लिए ये टीका उनको लगाएं और इस डैम को हर सूरत बनाएं, क्योंकि अगर इस दफ़ा नहीं बना और आइंदा चंद बरसों में यह नहीं बना, क्योंकि इसको अभी भी बनाने के लिए आपको 5 साल लगेंगे। सो ये वो डैम है जो बहुत जल्दी बन सकता है। इसकी मशीनरी, इसके वहाँ पे बहुत सी चीज़ें, इसकी बुनियादी चीज़ें वहाँ सहूलतें पहुँच चुकी हैं पहले ही डैम बनाने के लिए, और दोबारा से इसको बहुत जल्दी बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक दफ़ा फिर ज़राअत और जैसे आपने भी मेंशन किया इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में भी बहुत सी इंडस्ट्री है जो वाटर बेस्ड है, तो वो और इस मुल्क में खुशहाली का दौर आएगा। क्योंकि ये केला डैम जो इस वक्त है, क्योंकि मॉडर्न ज़माना आ गया, तो इसकी 1-2 टर्बाइनें इंक्रीज़ कर दी गई तो ये 6000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, जो कि हमारी इस वक्त शॉर्टफॉल है। मगर इसके साथ साथ दूसरे डैमों का बनाना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे तंगी डैम है, मुंडा डैम है, और इस तरह के जो हमारे छोटे छोटे डैम्स हैं वो बनाने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि बिजली और पानी एक अच्छी तरीके से सारे सूबों को दिया जाए।
आप हैरान होंगे ये सुन के कि इस डैम के बनने से सबसे ज़्यादा पानी जो है वो सिंध को मिलेगा, और वो 40 लाख एकड़ फीट पानी सिंध को मिलेगा, 22 पंजाब को, 20 KPK को, और 15 लाख एकड़ फीट ये बलूचिस्तान को मिलेगा। ये कैसे बंजर हो जाएंगे या कैसे इनको कुछ हो जाएगा? इसलिए जो भी एतराज़ात हैं वो बड़े अरसे से ज़ेर बहस आ चुके हैं, उनका हल ढूंढा जा चुका है। इसकी जो ऊंचाई थी डैम की वो 915 फीट कर दी गई है, पहले से कम कर दी गई है, और कोई डर खौफ है ही नहीं, क्योंकि जब डैम की झील बनेगी तो 50 किलोमीटर पीछे जाएगी और उसके बाद 90 किलोमीटर बाद जाके नौशहरा आता है। तो नौशहरा कैसे डूब सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये तो एक साइंटिफिक चीज़ें हैं और ये प्रूवन चीज़ें हैं, ये कोई ख्वाबो ख्याल की तो बात ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त कौम जाग चुकी है, हमारे सियासतदानों को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे जुडिशरी के अदारों को भी जाग जाना चाहिए और इस पर कम्प्रिहेंसिव जजमेंट आनी चाहिए। इसमें टाइम फ्रेम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अदारे फ़ौज को हुक्म दें कि वो बनाए और इसको कम से कम 6 महीनों के अंदर शुरू हो जाना चाहिए, फिर जाके ये बने। आपका मौक़िफ़ ये है कि अगर ये सियासतदान इसमें नहीं दिलचस्पी लेते, इसमें कोई भी इदारा है, फ़ौज है, सुप्रीम कोर्ट है, दीगर कोई भी इदारा है, उसको आगे आना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। इंशाल्लाह जब बनने लगेगा तो फिर वो जैसे कहते हैं जुम्मा जंज के साथ, तो ये सारे मिल जाएंगे, सियासतदान भी सारे मिल जाएंगे और कुछ भी नहीं हो सकेगा। और असल बात ये है कि हम कोई बोल्ड स्टेप लेने को तैयार नहीं है। ये बोल्ड भी है, ये नेसेसरी भी है और ये कौम की बका के लिए भी है। जी बिल्कुल। ये मामले पे जो डैम के हवाले से आपने तफसीलन गुफ्तगू की, जैसे कि आपका पहले भी ये चल रहा है, नाजरीन ने देखा होगा कि तमाम चीज़ों को वाजे कर दिया है। पानी की क्या सूरत हाल है, क्या ज़ेर ज़मीन क्या सूरत हाल है, ये जैसा आप देखे होंगे। एक दूसरा सुहेल अशारी साहब अहम मामला है जो देखा जा रहा है पाकिस्तान की मार्केटों में, पाकिस्तान के और ख़ासकर लाहौर की मार्केटों में, तो ये मामलात बहुत तवातुर के साथ और बड़े पैमाने पर एहतजाज की सूरत में सामने आ रहे हैं। लोगों के अब लड़ाई और झगड़ों की सूरत में ये सूरत अख्तियार कर गए हैं। वो ये है कि जो चाइनीज़ ख़वातीन हैं, ताजिर हैं, वो मार्केटों में, चाहे खिलौनों की मार्केट हो, चाहे कपड़ों की मार्केट हो, चाहे दीगर मार्केट हो, उनके सामने एक उनका नुमाइंदा बैठा हुआ है। वो कहता है कि अगर ये पेन आप चाइना से 2 रुपये में ख़रीद रहे हैं, वो आपको यहाँ से 2 रुपये में जो चाइना से मिल रहा है, यहाँ से हम आपको देते हैं। वो आम कस्टमर को भी कह रहे हैं, वो ताजरों के जो गाहक हैं उनको भी कह रहे हैं, वो चीज़ सेल कर रहे हैं। तो जो दीगर ताजिर हैं वो कह रहे हैं हमारा क्या बनेगा? एहतजाज सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत को ये चाहिए कि चाइनीज़ जो वीज़े हैं वो बेदरेग इशू ना करें, तो सिर्फ कंपनीज़ के मुलाजिम को दें और जो कंपनीज इधर आके काम कर रही हैं, उसके अलावा किसी को वीज़े देने की ज़रूरत नहीं है। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तानी ताजर को वीज़े बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और विजिटर को तो मिलते ही नहीं है ना जी, तो मैं सिर्फ चाइना देखने जाना चाह रहा हूँ। सो इसलिए हमें भी यही चाहिए कि सिर्फ उन कंपनीज़ के मुलाजमों को, और जैसे ही वो एयरपोर्ट से उतरें गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, वो सीधे अपनी कंपनी के दफ्तर में जाएंगे, वो किसी बाज़ार किसी जगह पे नहीं जा सकते। अब चूंकि हम बेदरेग उनको वीज़े इशू करते जा रहे हैं और वो इधर आके 2 नंबर माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर एक पेन चाइना में 2 रुपये का है तो वो पाकिस्तान में 2 रुपये का कैसे मिल सकता है? क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस भी होंगे, उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस भी होंगे, तो ऑब्वियसली आपको एक नाकस चीज़ दे रहा होगा और फिर आप उस पर पछताएंगे। ये मार्केटों में चाइनीज़ का बैठना टोटली बैन होना चाहिए और ये जो इस तरह की ट्रेडिंग है वो टोटली बैन होनी चाहिए। हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो माशाल्लाह खुद जाते हैं चाइना से चीज़ खरीद के लेके आते हैं, उनको यहाँ की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आके यहाँ पे हमारी मार्केटों में बैठना शुरू हो जाएं या दुकानें ख़रीद लें। ये सिलसिला बहुत मेरे ख्याल में कबल वक्त है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी अपनी जो ट्रेड चाइना के साथ हो रही है वो मुतासर होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि यहाँ पे डंपिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा माल आना शुरू हो जाएगा और कीमतें जो हैं जो प्रॉफिटेबल होना चाहिए ऐसी कीमतें आएंगी कि कोई भी उनको अफोर्ड नहीं कर सकेगा। इस लिहाज से वो इतनी कम हो जाएंगी कि उनका जो मयार होगा वो इतना गिर जाएगा कि आप वो चीज़ दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो मेरी तो यही राय है कि एक तो वीज़ों पे कंट्रोल हो, सिर्फ कंपनियों वालों को हो, दुकानों पे चाइनीज़ नहीं बैठ सकते। और देखिए, इसके बरक्स पाकिस्तान
आप हैरान होंगे सुन के कि चाइना में जो पाकिस्तानी जा चुके हैं, उधर आबाद हो चुके हैं, उधर शादियां कर ली हैं, हाँ, उधर ये एक बच्चे अहम हैं, सवाल था जो, ठीक है जी। तो मैं उनकी बात भी करना चाह रहा हूँ कि वहाँ जिंदा रहना पाकिस्तानी के लिए सस्ता है और मरना मुश्किल है। मरना मुश्किल है, उनकी क्योंकि लाशें तक नहीं डाली। पहले जो बेचारे मर जाया करते थे तो उनकी लाशें शाहीन एयरवेज मुफ्त पाकिस्तान लाता था। जो शाहीन एयरवेज की जो एक आधी फ्लाइट रह गई है, अब PIA भी चार्ज कर रहा है, दूसरी लाइनें भी चार्ज कर रही है। उधर पाकिस्तानियों बेचारों के पास दफनाने के लिए पैसे नहीं होते हैं और दफनाना उधर अलाउड नहीं है। वो अजीब, क्योंकि उनका अपना एक कोई मज़हब है ही नहीं है, तो उधर रखना भी मुश्किल, इधर लाना भी मुश्किल। तो पाकिस्तानी हुकूमत को ये भी देखना है कि अगर हमारे कुछ लोग चाइना में अगर खुदा न खास्ता फौत हो जाते हैं, मरना तो हर एक नहीं है, तो उनको पाकिस्तान एक आसानी के साथ कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे ना कोई ऐसे कब्रिस्तान है, ना कोई ऐसी इजाज़त है चाइना में दफनाने की। मुसलमान और मखसूस तौर पर पाकिस्तानी चाइना में भी बड़ी तकलीफ में है। अच्छा सर, ये आपके लिए सवाल आया था, चूँकि हमने टाइम की वजह से हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सके थे, लेकिन ये सवाल ये था कि जो गिलगित बल्तिस्तान या अब पंजाब और दीगर शहरों से भी ये तबादुर के साथ ये शिकायत देखने में आ रही हैं कि चाइनीज़ जो पाकिस्तानी हैं, उनकी जो चाइनीज़ के ख़वातीन हैं उनके साथ शादियाँ हुई हैं जो कि मुसलमान भी हैं। ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के जो चाइना के करीबी इलाके हैं, उनकी बीवियाँ चाइना में हैं और उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा, और बड़ा सीरियस ये मसला जो है, सीरियस सूरत हाल जो है ये बदतर होती चली जा रही है। इसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब आपस में ट्रेड होगी, जब हम आपस में कहेंगे कि जी हमारी दोस्तियाँ बहुत गहरी हैं, समुंदर से गहरी हैं और पहाड़ों से ऊंची हैं, तो फिर एक दूसरे के साथ आना जाना बढ़ेगा, तो शादियाँ भी होंगी। इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। पाकिस्तानी अगर उधर जाके मुसलमान चाइनीज़ के साथ शादियाँ करते हैं तो अच्छी बात है। मुझे तो ये डर है कि हम कल को अपनी लड़कियां और बेटियां चाइनीज़ को देना शुरू कर देंगे तो उस वक़्त क्या होगा। मगर आपने बड़ा एक वैलिड पॉइंट उठाया है कि वो अपनी जो चाइनीज़ औरतें हैं उनको पाकिस्तान नहीं आने दे रहे, उनको पूरी तरह प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। हमारी हुकूमत को और फॉरेन ऑफिस को ख़ास तौर पे इस पॉइंट पे चाइनीज़ के साथ नेगोशिएट करना चाहिए और फैमिलीज़ को इकट्ठा रखना चाहिए, चाहे चाइना में हो चाहे पाकिस्तान में हो। ये ज़ाती उनको देनी चाहिए। मगर चाइनीज़ बुनियादी तौर पे अब इन इलाकों में जो मुसलमान के इलाके हैं उनमें टेररिज्म से डर रहे हैं, जबकि वो पीसफुल है चाइनीज़ मुसलमान, और कोई टेररिज्म का चाइना में ऐसी बात नहीं है। अब हमारा ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस को बहुत जल्दी एक तो मुर्दों के ऊपर और एक ये जो शादियों के ऊपर चाइनीज़ के साथ नेगोशिएट करना चाहिए ताकि ये मामला भी तय हो जाए। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने आज जो सुहेल अशारी साहब ने तमाम मामला पर तफसीलन गुफ्तगू की, कालाबाग डैम में क्या अहम इशू चल रहा था पाकिस्तान में, उसके हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की गई। इसके अलावा मार्केट के हवाले से जो सवालात भी आए थे उसको भी हमने शामिल किया। कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें भी जो आपके सवालात रह गए हैं उसको शामिल किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।